दिया था पूरा पैसेज आपको, लास्ट क्लास ही पूरा पैसेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, एक एक पूरा पैराग्राफ समझाया था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बट स्टिल इफ यू नीड रिविजन, क्योंकि क्वेश्चन सीधे बनाने में नहीं बनेगा, रिविजन चाहिए तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में यहाँ पर जूम करके दिखा रही हूँ, दो पैराग्राफ स्क्रीन यहाँ पर दो पार्ट में यहाँ पर विजिबल होगी, दो पैराग्राफ विजिबल है स्क्रीन पे अभी। उसके बाद फिर इसके बाद आई शो यू नेक्स्ट पैराग्राफ, रीड कर लीजिए एक बार 5 मिनट में, उसके बाद आई विल शो यू द क्वेश्चन। फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है अबाउट व्हाट इज द टॉपिक, ऑब्वियसली द इंट्रोडक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज कि यहाँ पर आपको किस बारे में बात की जा रही है कि जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं वो बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने रिनोवेशन के लिए यानी कि रीडेवलपमेंट के लिए 6 यूनिट का या 6 कॉलोनीज का साउथ दिल्ली में रिनोवेशन करना है। और इस टास्क के लिए यानी कि यहाँ पर रेनोवेशन करने के लिए जो प्रोजेक्ट दिया गया है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर 14,000 ट्रीज गिराने पड़ेंगे और इसका अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया। तो इसी के अगेंस्ट जो है पब्लिक रिवोल्ट कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है कि 14,000 ट्रीज नहीं गिरने चाहिए, दे आर द लंग्स ऑफ द सिटी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि कहाँ पर किसी बहुत लार्ज कंस्ट्रक्शन जो है उनमें कुछ एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं जो कि बहुत जगह फॉलो नहीं किए जाते हैं। 2006 में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस पे यानी कि डिटेल रिपोर्ट नहीं देखी गई है, सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस पे उनको अप्रूव कर दिया गया है। 2014 में जो स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनको बस कह दिया गया कि आप स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी पैरामीटर फॉलो करिएगा तो आपको अप्रूवल दे दिया गया। 2016 में अगर आपका जो प्रोजेक्ट है रेनोवेशन का या कुछ भी आप प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, 20,000 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर आपका प्रोजेक्ट है तो 20,000 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आपको वहाँ पर सिर्फ एनवायरमेंटल नॉर्म फॉलो करने का एक पेपर से थ्रू रिटन डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि आप एनवायरमेंटल नॉर्म फॉलो करेंगे कंस्ट्रक्शन के साथ साथ और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और यही सारी छूट की वजह से बहुत सारी जो कंपनी है उन्होंने इतना सारा कंस्ट्रक्शन किया कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा हो गया है और वाटर कंजम्पशन जो है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जितना भी आप यहाँ पर पेड़ पौधे काटते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो उसके कंपनसेशन के लिए आपको अफॉरेस्टेशन भी करना होता है। अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना, तो जितने पेड़ आपने काटे उतने लगाने होते हैं। लेकिन जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया है, क्योंकि सर्वाइवल रेट जो है, सैपलिंग मतलब पौधे, छोटे छोटे पौधे, तो सर्वाइवल रेट बहुत कम है पौधों का और उनको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, उनकी देखरेख नहीं की जा रही है। और ये सारी चीज जो है गवर्नमेंट की अथॉरिटेटिव जो है वो लोग बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, किड ट्रीट लाइक किड ग्लव, ये फ्रेज जो है इसका मतलब होता है बहुत ही लाइटली लेना, कुछ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। लास्ट लाइन में ये चीज मेंशन की गई है, अगेन टू योर प्रोटेस्टिंग, कि मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने कहा कि कैंपेन में जो भी लोग शामिल हैं, जो भी पब्लिक शामिल है प्रोटेस्ट में, उन्हें मिस इन्फॉर्म किया गया है, यानी कि उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जितने भी अर्बन सोसाइटी के लोग हैं उनके पास हाई एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, वो अपने मर्जी से जितना चाहे इंटरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन सही नहीं रहती है। अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, चाहे आप किसी और वेबसाइट पे आप चेक कर ले, आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल डाटा जो है, सही डाटा, वो कहीं भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो पूरा डाटा सही ही है। और इसी वजह से पब्लिक जो है
शांत रह जाती है, क्योंकि उनके पास कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं रहता है कि कुछ गलत काम हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं पब्लिक को एक कभी ना कभी तो उठना था। तो पब्लिक ने जब देखा कि 14,000 पेज जो है उनको काटने का अप्रूवल बिना किसी एक्चुअल थिंकिंग के कर दिया गया है, बिना किसी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट के, रेजिस्टेंस के कर दिया गया है, तो उन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपील की कि यहाँ पर जो भी रिनोवेशन करना है, रीडिजाइनिंग करना है, इसे आप इंक्लूसिव वे में करें। इंक्लूसिव यानी कि ऐसे वे में करना है आपको कि यहाँ पर परेशानी ना हो, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने जो भी प्रोजेक्ट अप्रूवल दिए हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, उनका कंपलसेटरी क्या वो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं सारे, और कर रहे हैं तो कब तक चल रहा है। ऐसा नहीं कि बस करके छोड़ दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को बार बार रिव्यू करनी होनी। ठीक है। तो ये सारा चीज आपके passage में given है। I hope everyone had read the passage because I'm now going to start giving you the question. ठीक है, क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर पैसेज, यू कैन आस्क मी। अभी पूछ लीजिए। पैसेज से रिगार्डिंग किसी को भी कोई भी डाउट है? चलिए, नहीं डाउट है तो लेट मी शेयर द क्वेश्चन। यहाँ पर बड़ा बड़ा करके मैं जूम करके स्क्रीन पे ही क्वेश्चन शेयर करूँ, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। पहला क्वेश्चन है, which of the following is true, if true, would strengthen the claim that compulsory afforestation has been a failure? इसका मतलब ये रहा कि ये तीनों स्टेटमेंट, जो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट आपको लिखे गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं इस बात को कि कंपलसरी अफोरेस्टेशन जो है, यानी कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए उतने पेड़ लगाए जाए, ये जो स्कीम है ये बहुत बुरी तरह फेल हो गई। ठीक है। पहला स्टेटमेंट, सैपलिंग्स प्लांटेड हैव पुअर सर्वाइवल रेट, जो पौधे लगाए गए उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम था। देयर इज इनएडुकेट मॉनिटरिंग ऑफ द अफोरेस्टेशन डन, जो पौधे लगाए गए उनको अच्छे से मॉनिटर नहीं किया गया, देखभाल नहीं की गई उनकी। और थर्ड स्टेटमेंट है, द फंड्स प्रोवाइडेड आर इनएडिक्वेट टू कवर द एरिया एज वेल एज लुक आफ्टर देम, मतलब जो फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कंस्ट्रक्शन की कंपनी की तरफ से, वो फंड्स इनफ नहीं है, काफी नहीं है उनका देखभाल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है आपको कि कंपलसरी अफोरेस्टेशन जो है वो फेल हो गया? अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, पैसेज वाले क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ पर आंसर इस तरह करना है कि क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में स्पेसिफिकली गिवन है वही आंसर करना है। अपने मन से आप आंसर नहीं कर सकते हो, जो चीज पैसेज में लिखी है उसी का आंसर आना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है, आंसर तो मुझे मिल रहे हैं। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? जस्ट टेक योर टाइम एंड रीड ऑल द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए पूरा अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज यू कैन आंसर द क्वेश्चन। तीन लोगों ने अभी तक किया है रिप्लाई इस क्वेश्चन का आंसर। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू रिप्लाई? धीरे धीरे आराम से बस क्वेश्चन पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो जो पैसेज मैंने भेजा है आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके उसको एक बार रेफर बैक करिए। ठीक है, एक बार देखिए उसमें कि ये चीज कंपलसरी अफोरेस्टेशन वाला फेरियल वाला जो पार्ट है उसे पढ़िए और क्या रीजन गिवन है आपके पैसेज में
कंपल्सरी से अफॉरेस्टेशन का फेलियर का क्या रीजन गिवन है पैसेज में? I'm still waiting for the others to reply. यहाँ पे सिर्फ अभी तक 3 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया है. Anyone else who would like to answer? चलो, नहीं आंसर कर रहे हो तो मैं आंसर बता दूं कि यहाँ पर स्पेसिफिकली आपका जो सेकंड पोर्शन था, जो सेकंड पैराग्राफ था, उसके एंडिंग में लिखा हुआ था कि आपका जो भी कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन है वो बहुत बड़ा फेलियर निकला, क्योंकि वहाँ पर सैपलिंग रेट जो है, सैपलिंग की सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत कम है और नो मॉनिटरिंग, यानी कि एडुकेट मॉनिटरिंग नहीं हो रही है. दैट मीन्स आंसर विल बी सी ओनली. फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट सपोर्ट द आंसर फॉर द क्लेम. जो ऊपर क्लेम लिखा गया है क्वेश्चन में, उसे यही दोनों स्टेटमेंट जो है सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी और यू कैन जस्ट रेफर बैक टू द क्वेश्चन. जो पैराग्राफ गिवन है उसमें आप बाद में जाके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements is true strengthen the claim that the large construction sector has managed to get itself special privileges when it comes to the environmental norms. यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज में कुछ प्रोजेक्ट में प्रिविलेज उठाना. प्रिविलेज यानी कि फायदा उठाना या फिर आप कह सकते हैं छूट मिलना. ठीक है, तो प्रिविलेज दिया गया है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी को एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, वहाँ पर थोड़ी छूट दे दी गई है. ये क्लेम करना है और इसका सपोर्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है. पहला स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट वर डिजाइन बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2017. यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको डिजाइन किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में और इसको अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने 2017 में. सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड स्मार्ट एंड ग्रीन डिस्पाइट देयर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट सच एज हाई वाटर यूजेज एंड ट्री लॉसेस. यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन के, उन्हें स्मार्ट नाम में, सिर्फ नाम में स्मार्ट बोल दिया गया, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी ऐसे करके नाम दे दिया गया है, लेकिन उनपे ये चीज ध्यान नहीं दी गई है कि सिर्फ स्मार्ट बोलने से स्मार्ट नहीं होता है. उन्होंने बहुत ही ज्यादा वाटर यूजेज बहुत हाई किया है और बहुत सारे पेड़ जो हैं वो काट दिए हैं और कंपल्सरी जो अफॉरेस्टेशन था वो नहीं किया. यानी कि इकोलॉजिकल इफेक्ट, इकोलॉजी मतलब होता है वो स्टडी जो आप एनवायरनमेंट के बारे में करते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में करते हैं. तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी कि आपके सराउंडिंग में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस प्रोजेक्ट का, उसके वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं है और उसके बावजूद वहाँ पर नाम जो है स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी इस तरह करके नाम दे दिया गया. थर्ड स्टेटमेंट, अबाउट प्रोजेक्ट, 5 projects have been given environmental clearance after they were cleared by the National Green Tribunal. मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया आफ्टर दे हैव
उनको फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया आफ्टर दे वर अप्रूव्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 5 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको अप्रूवल मिल गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं इस क्लेम को? क्लेम यानी होता है हक जताना। तो इस क्लेम को सपोर्ट करते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है या सेक्टर है पूरा, जो कि कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उठाता है, यानी कि कुछ स्पेशल छूट उन्हें दी जाती है जब इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने की बारी आती है। ठीक है, so you can start answering the question. ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। यू ओनली हैव, यहाँ पर 5 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो स्टेटमेंट पहला सही है, या फिर दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर दूसरा और तीसरा दोनों सही है, या फिर कोई भी नहीं सही है। यू हैव 5 ऑप्शन हियर, A B C D E। यू कैन चूज योर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग चूज करिएगा। जो चीजें पैसेज में मेंशन की गई हैं, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली वो लाइन लिखी ही गई हो, लेकिन हो सकता है कि वहां पर वो चीज इनडायरेक्टली मेंशन की गई है, इनडायरेक्टली भी मेंशन की गई होगी, वो चीज भी यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह होना ही चाहिए। I have 2 answers. Anyone else who would like to answer? और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आंसर करना चाहता है? You can take your time and read the paragraph, or go back to the passage and read the paragraph where these things were mentioned. Environmental norms वाला जो पैराग्राफ मेंशन किया गया था, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या प्रिविलेजेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। Okay, if nobody else is answering, I'm still giving you 1 more minute. Just read the paragraph. अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, तो यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, पहला जैसा क्वेश्चन था, इसमें एक क्लेम किया गया था कि जो कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन है वो फेलियर हो गया है, उससे सपोर्ट करने वाले स्टेटमेंट बताने थे। सपोर्ट करने वाले यानी कि कुछ स्टेटमेंट से आपको वो प्रूफ मिल रहा है कि आपका जो स्टेटमेंट है जो ऊपर लिखा गया है क्वेश्चन में वो सच है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही चीज है। यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि जो लार्ज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है इंडिया में या किसी कंट्री में, वो कुछ जगह पर, बहुत सारी जगह पर स्पेशल प्रिविलेजेस यानी कुछ छूट दिए जाते हैं, स्पेशल छूट दिए जाते हैं उन्हें जब इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने की बात आती है। और ये जो स्टेटमेंट है, इसको इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रूफ बता रहे हैं। चलिए, 2-3 लोग आंसर कर चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर मेरे को आंसर आ नहीं रहा है, तो जब तक मैं एक्सप्लेन कर लूँ आंसर, अगर कोई आंसर करना चाहता है तो कर सकते। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछा ये जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि कहाँ ये क्लेम करना है कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जब एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने की बारी आती है। यहाँ पहला जो स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा और अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2017 में। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रिविलेज के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ पर सिंपल प्रोजेक्ट का एक तरह से मेथड है, किस तरह से जाता है, एक ने डिजाइन किया, एक ने अप्रूव किया, दैट इज ऑल इट इज रिटन हियर। सेकेंड स्टेटमेंट में बहुत कुछ बताया गया जो कि मैंने ऑलरेडी समझाते वक्त एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको नाम दे दिया जाता है स्मार्ट सिटी का, ग्रीन सिटी का, डिस्पाइट इसके, डिस्पाइट मतलब बावजूद इसके कि उनका जो इकोलॉजिकल इफेक्ट है,
ठीक है, उनका जो इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे सराउंडिंग के ऊपर, वो क्या पड़ रहा है। बहुत ज्यादा हाई यूजेज ऑफ वाटर हो रहा है, पेड़ बहुत सारे खो रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद इन सिटीज को स्मार्ट सिटीज, ग्रीन सिटीज तरह का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट 3, about 5 projects has been given environmental clearance after they were cleared by the National Clearing Tribunal. यहाँ पर सिर्फ 5 प्रोजेक्ट क्लियर करने की बात की गई है। तो गया किसने क्लियर किया, कोई इलीगल तरीके से क्लियर किया, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं है। So your statement that is asked in the question is only backed by this statement. ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड ऐसा है जो कि इनडायरेक्टली आपके पैसेज में मेंशन किया गया, पैसेज में वहाँ पर लिखा गया था कि वहाँ पर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स जो है वो बहुत जगह फॉलो नहीं होते हैं, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन कंपनीज को अप्रूवल मिलते जा रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यही चीज वो कहना चाह रहा है कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो आंसर वुड बी बी। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, या फिर आप जो पैसेज है उसको वापस जाके पढ़ सकते हो, वहां पर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली यही चीज बताया गया है पूरे सेकंड पैराग्राफ में कि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे होते हैं और उनको अलग अलग रीजन से प्रिविलेज देके, छूट देके अप्रूवल दे दिया जाता है। ओके, सॉरी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये फ्रेज आपके पैसेज में यूज हुआ है, इसका आपको मतलब बताना है कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग का क्या मतलब है। साइलेंसिंग है, सॉरी, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग का क्या मतलब हुआ आपका उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो 3 स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताता है इसका मीनिंग। लैक ऑफ ओपन एक्सेस टू इंटरनेट, मतलब आपके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, खुल के एक्सेस आप नहीं कर सकते हो पूरी तरह, कुछ चीजें आपको एक्सेसिबल नहीं है। लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट रिलेटेड इशू, डेवलपमेंट रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं उसके ऊपर आपके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। थर्ड, actively misinforming the public with balanced lies and false report, मतलब आप एक्टिवली मतलब रेगुलरली आप वो काम कर रहे हो कि पब्लिक को झूठ बोल रहे हो, गलत रिपोर्ट आप पब्लिक के सामने रख दे रहे हो। ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट है जो इसका मीनिंग बताते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग का मीनिंग आपको बताते हैं। Go ahead and you can again read it in the passage. पैसेज में जो चीजें बताई गई हैं वो आप रीड कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। I already have one answer. Anyone else who would like to answer can answer that. Again यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है A, B, C, D, E. Please choose the option carefully. ठीक है, ऑप्शन जो है वो जम्बल किए जा रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो आप लोग ऑप्शन जो है अच्छे से देख के आंसर करेंगे। पिछले क्वेश्चन में ओनली सेकंड ऑप्शन बी में था, यहाँ पर ऑप्शन सी में है, और ओनली फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो ऑप्शन सी में था, अब यहाँ पर बी में है। ठीक है, तो जंबल हो गया है। तो अगर आपको बी ऑप्शन करना है आंसर तो आप देख के करोगे कि बी सी ऑप्शन जो आप करना चाहते हो वही ऑप्शन है, सी ऑप्शन करना है तो सी ऑप्शन वही है जो आप करना चाहते हो। रीड कर लेना पूरा अच्छे से स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर करना। चलिए 3 स्टूडेंट्स से मेरे पास ऑलरेडी आंसर आ गया है। इफ देयर एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर एंड प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। अगेन यहाँ रिपीटेडली यही 3 स्टूडेंट जो हैं वो आंसर कर रहे हैं। आई वांट अदर स्टूडेंट्स टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। पैसेज मैंने पूरी तरह आपको 2 बार समझाया, लास्ट क्लास भी समझाया था, इस क्लास भी समझाया है, और ये एक्चुअल में आपको होमवर्क करके लाने बोला गया था। ये क्वेश्चन जो है मैंने कहा था कि होमवर्क करके लाना है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगी आपके पास आंसर होना चाहिए। Still only 3 students are answering repeatedly. बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं?
मैंने यहाँ पर किसी को म्यूट करके भी नहीं रखा है दैट यू आर सेइंग कि यहाँ पर सब चैट बॉक्स में लिखना पड़ रहा है या बोर लग रहा है. You can unmute yourself or raise your hand. I will unmute you and you can answer the questions if you like. लेकिन be more responsive. ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना जरूरी है क्लास में. आप लोग शांति से बैठ के यहाँ पर क्लास नहीं कर सकते. यस, तो यहाँ पर आंसर आपका मैं बता देती हूँ. ओनली दीज टू स्टूडेंट्स आर रेपिटेडली आंसरिंग, तो आप लोग के चक्कर में वो लोग को वेट करना पड़ रहा है इतना सारा. नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो. टाइम आउट चाहिए तो बोल दो. कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करने का मतलब यही समझती हूँ मैं कि आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते. ठीक है, और पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आई विल नॉट वेट फॉर यू व्हाइल द अदर स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेट हो रहा है आंसर करने में, तो यहाँ पर लिख दो कि मैम गिव मी मोर टाइम और गिव अस मोर टाइम टू थिंक अबाउट द आंसर. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिंग, दैट मीन्स कि मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ पर आंसर करना ही नहीं है. ठीक है, so if you want to answer you can just write it down here. मैम की थोड़ा देर रुक जाइए. Let me answer this question. Let me read the passage again. ओके, तो यहाँ पर जो चीज बोली जा रही है ये आपका थर्ड पैराग्राफ यानी कि लास्ट पैराग्राफ में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग मेंशन किया गया है. वहां पर स्पेसिफिकली लिखा गया है उस स्टेटमेंट से पहले कि आपके पास हाई एक्सेस ऑफ इंटरनेट है, यानी कि इंटरनेट एक्सेस में आपको कहीं भी कोई भी इशू नहीं है. दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट और नॉट द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक साइलेंसिंग, क्योंकि इंटरनेट का आपके पास कोई भी लैक नहीं है. हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत कम चीजों पे इंटरनेट पे बैन लगाया जाता है. अदरवाइज आपके पास हर एक कंटेंट है जो आप देख सकते हैं. ऑल राइट. सेकेंड स्टेटमेंट, लैक ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट इशू. ये चीज एक्चुअल में मेंशन की गई है आपके सेंटेंस में. यू कैन गो थ्रू दैट. actively misinforming the public with blatant lies and false information or false report. यहाँ पर ये चीज जो है सेम चीज है जो यहाँ पर लिखा गया है. जो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है वो सेम स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट जो है उसका मीनिंग एक तरह से बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और गलत इंफॉर्मेशन बताई जा रही है. लेकिन थर्ड स्टेटमेंट भी आपका पैसेज में मेंशन नहीं किया गया. आपका जो पैसेज है उसमें थर्ड स्टेटमेंट को कहीं इंडिकेट नहीं किया गया है. कहीं भी वहां पर ये मैसेज नहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नहीं डाला गया है कि आपको झूठ बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपको फॉल्स रिपोर्ट दिखाई जाती है. सिर्फ इतना बताया गया है कि आपके पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का लैकनेस है, यानी कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है. दैट मीन्स ओनली second is the one statement that indicates the meaning of indirect form of public life silencing. यानी कि statement second only is the one supporting, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका C option. Is there any doubt in question number 3? कोई भी specific doubt है अगर तो you can ask me. चलिए, डाउट नहीं है तो let's move on to the next question. Question number, बताइए. Question number 4 के लिए let me zoom in. Yes. Question number 4 आपका जो है, that this is the question number 4. What quality is being discussed in the line? However, the project report overlook these qualities. ये लाइन जो है ये आपके पैसेज में गिवन है. ये पूरी लाइन जो है ये आपके पैसेज में गिवन है. तो इस लाइन में जो क्वालिटीज वर्ड मेंशन हुआ है, ये जो क्वालिटीज वर्ड मेंशन किया गया है, ये किन क्वालिटीज को रेफर कर रहा है ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, द एंथुसियाज्म ऑफ पीपल टू सेव देयर एनवायरनमेंट. इसका मतलब लोगों का जो एंथुसियाज्म है, एंथुसियाज्म यानी कि बहुत जोश से या बहुत पैशन से कोई काम करना. तो एंथुसियाज्म जो है लोगों का एनवायरनमेंट सेव करने का, ये क्वालिटी मेंशन कर रहा है यहाँ पर. ऑप्शन बी, द लेड बैक अप्रोच ऑफ द जुडिशरी. लेड बैक यानी कि आलसीपन, यानी कि
ढीली मतलब बहुत आप आराम से उस केस को ले रहे हैं, बहुत ही हल्के में उस केस को ले रहे हैं, बहुत ही लेड बैक अप्रोच है आपका जुडिशरी का। जुडिशरी यानी कि जो गवर्नमेंट है या जो मजिस्ट्रेट है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इस चीज का, उसका बहुत लेड बैक अप्रोच है, बहुत ही हल्के में आप ले रहे हैं इन सभी चीजों को। ये क्वालिटी यहाँ पर मेंशन की जा रही है। ऑप्शन 3, द डिस्ट्रक्शन एंड नॉइज पोल्यूशन अकम्पनिंग द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनके साथ साथ जो डिस्ट्रक्शन और नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, इस क्वालिटी को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है क्या? ऑप्शन डी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन द एनवायरमेंट फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए एनवायरमेंट में पेड़ होना कितना जरूरी है, ये क्वालिटीज यहाँ पर मेंशन की जा रही है क्या? ऑप्शन ई, none of the above. So go ahead and you can refer back to the passage if you would like and let me know the answer. Okay, one answer I've already got. Anyone else who would like to answer? टाइम जितना चाहिए वो ले लो, लेकिन एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दो कि यस मैम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और वी आर गोइंग बैक टू द passage and reading it, that's why we are taking too much time. यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आने का कारण मैं यही समझती हूँ कि आपको रिस्पॉन्स नहीं पता है। अगेन ओनली दीज थ्री स्टूडेंट्स आर आंसरिंग। कोई स्पेसिफिक अगर रीजन है जिसकी वजह से आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चुप रहने का रीजन मुझे नहीं पता चल पाता। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? I have three students here answering the question. Anyone else who would like to answer? चलिए नहीं है तो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर जो क्वालिटीज, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, हाउएवर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओवरलुक दीज क्वालिटीज, ये आपका पैराग्राफ 1 में जो आपका पैसेज है उसका सबसे पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, और उससे पहले क्या चीज बताई गई है कि जो पेड़ हैं, जिन 14,000 पेड़ जो काटे जा रहे हैं वो उन कुछ एरिया से बिलोंग करते हैं जिनको हम लंग्स ऑफ द सिटी कहते हैं। दिल्ली में उनको लंग्स ऑफ द सिटी कहा जाता है क्योंकि वो कुछ ऐसे एरिया बचे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन है, यानी कि ऑक्सीजन डेवलप करने में और वाटर रिचार्ज करने में, ये सारी चीजों में वही सारे एरिया जो है हेल्प करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बात की जा रही है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन द एनवायरमेंट ऑफ फॉर पीपल। ठीक है, ओके, so this is answered. If you are having any doubt, again I'm telling you can just tell me what is the doubt and I will explain it. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका पैराग्राफ का, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is are true as per the passage, यानी कि इन तीनों स्टेटमेंट में से ये जो तीन स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पैसेज के अकॉर्डिंगली सही है। ठीक है, एक या फिर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग सही है। पहला स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट मेंशन हैज बीन पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली आफ्टर द पब्लिक प्रोसेस, मतलब जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 14,000 पेड़ काटने का, उसे पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद हमेशा के लिए, इनडेफिनेटली मतलब हमेशा के लिए रोक दिया गया, यानी कि हमेशा के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, हमेशा के लिए उसे रोक दिया गया। क्वेश्चन मतलब बिना कोई इंफॉर्मेशन के, उसे बिना कोई डेट दिए, उसे जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता तब तक के लिए उसे रोक दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। स्टेटमेंट 2, from 2006 most construction projects have been approved based on an application form instead of detailed report, यानी कि 2006 में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हैं उनकी डिटेल रिपोर्ट ना देखकर सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पर उनको अप्रूवल दे दिया गया है। स्टेटमेंट 3,
मल्टीपल एजेंसीज इन चार्ज कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि दिल्ली में क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज है जो रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग चीजों से, और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है जिनकी वजह से एक्शन नहीं लिए जा पा रहे हैं। तो these three are the statement and according to the passage आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। So again, you can refer back to the statement to the passage if you like and answer the question. ये सबसे आसान क्वेश्चन है और ये आपको बिल्कुल एकदम पैसेज के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर जो आप आंसर नहीं कर सकते। Again, I am getting only those 3 students answering here. Is there anyone else who would like to answer? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो और कोई आंसर करना चाहता है? ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, अगेन आई एम टेलिंग कि यहाँ पर ऑप्शन शफल किए गए हैं, तो ऑप्शन जो भी चूज कर रहे हैं तो ध्यान से चूज करिएगा, और स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के ही अकॉर्डिंग जो सही है उन्हीं को आपको टिक करना है। तो आई हैव द आंसर फ्रॉम एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स हियर, कम से कम 4 स्टूडेंट ने किया है इस बार आंसर। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? चलिए, तो आप अगर पैसेज खोल के रखिए, अगर आपको डाउट होगा तो पैसेज का जो मैंने इमेज भेजा आपको, स्क्रीनशॉट भेजा है, वो खोल के रखिए। वहां पे ये चीज मेंशन है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट मेंशन है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी मेंशन, स्टेटमेंट 2। हाँ, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी फर्दर ऑर्डर के उस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया गया था, जबकि वहां पर पहले ही पैसेज में स्पेसिफाई किया गया है कि 4 जुलाई तक वहां पर कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे, यानी कि वहां पर स्पेसिफिक डेट दे दी गई है। तो स्पेसिफिक डेट दे दी गई है, यानी कि इनडेफिनेटली यूज नहीं कर सकते हो आप। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर बता रहा है कि 2006 में बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स के बेसिस पे ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अप्रूवल कर दिया गया, विच इज ऑलरेडी मेंशन इन दी पैराग्राफ 3। थर्ड स्टेटमेंट है मल्टीपल एजेंसीज इन चार्ज एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज नंबर 3। पैसेज 3 में ये चीज मेंशन की गई है कि आपका जो यहाँ पर एजेंसीज हैं बहुत सारी गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली आपका सेंट्रल स्टेट है, ठीक है, दिल्ली आपका वहाँ पर कैपिटल है हमारे इंडिया का, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलता है और स्टेट गवर्नमेंट भी चलता है, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है कि वहाँ पर रूल सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा, and because of that confusion people are getting confused कि which one will answer to the public. So your answer would be statement second and third, that is D option. अगर डाउट है तो you can go back to the passage and read the paragraph that I have told you. पैराग्राफ 2 में आपका स्टेटमेंट 2 मेंशन है, पैराग्राफ 3 में आपका स्टेटमेंट 3 मेंशन है ऑलरेडी, तो आप वहां पर जाके रीड कर सकते हो, ये चीज गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्टेटमेंट 2 and 3 are correct. Is there any doubt regarding anything here? कोई स्पेसिफिक डाउट है? चलिए, डाउट नहीं है तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो थे मेरे पास लास्ट क्लास में जो हमने छोटा सा पैसेज किया था, ठीक है, वो जो कहानी वाला पैसेज था, उस पैसेज में से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने आंसर नहीं किए थे, तो लेट मी
see if I can find the question where कुछ क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत हार्ड नहीं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को मैं आपको शेयर कर रही हूँ और वो क्वेश्चन हम लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, लेट मी शेयर दिस क्वेश्चन विद यू। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वर्ड जो है उनका मीनिंग बताना है, जो वर्ड यहाँ पर पैसेज में यूज हुए थे उनका मीनिंग बताना है। इफ यू आर नॉट एबल टू टेल, लेट मी जस्ट जूम इट वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सेटल वर्ड है, सेटल यहाँ पर जो वर्ड है इसका आपको मीनिंग बताना है। ABCDE में से क्या मतलब होता है सेटल का। ये तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे आंसर कर पाएंगे ऑलरेडी, इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ड मीनिंग पूछा जा रहा है। पैराग्राफ हालांकि अगर आप पढ़ोगे तो वो आसान रहेगा आपके आंसर करने के लिए, क्योंकि आप वहां से मीनिंग निकाल सकते हैं। बट स्टिल यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सेटल का क्या मीनिंग होता है? रिजॉल्व करना, ऑक्यूपाई करना। ऑक्यूपाई, रिजॉल्व का मतलब कुछ भी सुलझा देना या कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देना, तो रिजॉल्व कर देना। बी मतलब ऑक्यूपाई करना, मतलब इसको ऑक्यूपेशन मतलब होता है कि आपका प्रोफेशन क्या होता है। तो ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है कि आपने उसको कैप्चर कर लिया या आपने उसको रख लिया, आपने उसको हैंडल कर लिया। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब होता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जो भी प्रॉब्लम हुई उसमें आपस में बात करके आपने आपस में सेटल, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि हम यहाँ पर इतना कर लेते हैं, आप इतना कर लीजिए, दैट इज, वो हो गया कॉम्प्रोमाइज। डी हो गया अरेंज करना। अरेंज करना ऑब्वियसली यू नो, अरेंज करना, कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हो या फिर आपका यहाँ पर कोई भी इशू हो रहा है उसके लिए सोल्यूशन आपने अरेंज कर दिया। ई मतलब क्वाइट, यानी कि चुप रहना। तो सेटल का क्या मीनिंग होगा? सेटल करने का क्या मीनिंग होगा? I already have an answer from a student. Anyone else who would like to answer? अगर डाउट हो रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू कैन आस्क मी। Yes, I have three answers. Anyone else who would like to answer before I answer the question? और कोई स्टूडेंट जो आंसर करना चाहता है इससे पहले? चलिए, तो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेटल का देखो, डिक्शनरी मीनिंग अगर आप जाओगे खोजने के लिए, तो सेटल का मतलब होता है सेटल हो जाना, यानी कि मान लो कि आप किसी नई जगह गए हो, तो वहाँ पर आप सेटल हो गए, मतलब कि वहाँ पर आप कंफर्टेबल होके रहने लगे हो, आपको कोई भी वहाँ पर इश्यू नहीं है रहने के लिए, या फिर किसी भी कोई भी सिटिंग रहने का अरेंजमेंट में किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है, आप वहाँ अच्छी तरह सेटल हो गए हैं, ठीक है। एक सेटल होता है, एक होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब कि आपने वहाँ पर सेटल कर लिया, कि यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया कि यहाँ पर जो भी इश्यू हो रहा था, यहाँ पर जो भी मान लीजिए कुछ झगड़ा हो रहा था, तो उसमें आपने झगड़ा रिजॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज ही यूज कर सकते हो आप सेटल चीजों का, लेकिन कॉम्प्रोमाइज और सेटल में डिफरेंस होता है। सेटल करना मतलब आपने रिजॉल्व कर लिया है, सिर्फ। कॉम्प्रोमाइज करना क्या मतलब होता है कि आपने
अपनी तरफ से कुछ लॉस झेला और दूसरी पार्टी जो है उसने भी अपनी तरफ से कुछ लॉस झेला, और दोनों ने आपस में, जैसे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए शेयर का बंटवारा करना है, ठीक है, तो शेयर का बंटवारा में दो बंदों में लड़ाई हो रही है, 15% शेयर बचे हैं और दो लोग बचे हैं जिनके बीच आपस में 50% शेयर बांटना है। तो यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए, सेटल करने का मतलब होगा कि आपस में उन दोनों ने सेटल कर लिया कि एक जो बंदा है वो 6% रखेगा, एक बंदा 7% रखेगा। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये हो गया कि आपने वहां पर किसी को कॉम्प्रोमाइज किया। किसको कॉम्प्रोमाइज किया? यानी कि 15% शेयर जो है उन वो पूरा ना देने की वजह से, क्योंकि झगड़ा हो रहा था, दोनों रिजॉल्व नहीं कर रहे थे, दोनों को इक्वल पार्ट चाहिए था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर या तो आप आधा आधा बांट दोगे, यानी कि 7.5 हो जाएगा, सॉरी 6.5 हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, 6 बांट कर, ठीक है, सॉरी, यस, 7 बांट कर आप एक जो शेयर है 7.5 की जगह 7 शेयर दोनों में आपस में बांटकर एक जो शेयर रह जाता है उसे किसी और को दे देते, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी भी तरह आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। तो ये सिमिलर होता है मीनिंग में सेटल के, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो एक्चुअल बता रहा है दैट इज योर वर्ड रिजॉल्व। तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चीटेड का मतलब क्या होता है? चीटेड का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए अनफेथफुल, ऑप्शन बी ब्लेम्ड, ऑप्शन सी एक्सप्लॉइटेड, ऑप्शन डी प्रिवेंटेड एंड ऑप्शन ई डॉज्ड। यहाँ पे मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ एक एक वर्ड का, क्योंकि अगर मीनिंग बताऊंगी तो आपको फिर आंसर पता चल जाएगा। तो आप लोग अपने तरफ से आंसर करिए, उसके बाद मैं एक एक वर्ड समझा दूंगी ऑप्शन में जितने भी वर्ड्स के बने। चीटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सिमिलर। ओके, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द आंसर इज, सिंस जिन बच्चों का आंसर करना था वो कर ही चुके हैं आंसर। तो अनफेथफुल का मतलब होता है कि आप यहाँ पर किसी भी रीजन से किसी के साथ, फेथ का मतलब होता है भरोसा करना, तो अनफेथफुल का मतलब हुआ कि आप किसी का भरोसा तोड़ रहे हो, आप उनके साथ भरोसा, उनके भरोसा का फायदा उठा रहे हो। ठीक है। बी हो गया ब्लेम्ड। ब्लेम्ड का मतलब होता है कि आरोप लगना। ठीक है, आप पे आरोप लगा है तो यू आर बीइंग ब्लेम्ड। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है जिसको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही परेशान किया जा रहा है। एंड डी प्रिवेंटेड का मतलब होता है बचाव करना। डॉज का मतलब होता है कि, डॉज का मतलब ये हो गया, डॉज आप वर्ड तब यूज करते हैं जब आप किसी परेशानी से बच गए। ठीक है, डॉज द बुलेट मतलब बुलेट से आप बच गए, तो ये फ्रेज यूज होता है जब आप कोई परेशानी से बच जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चीटेड जो वर्ड है दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग विद अनफेथफुल। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे सिमिलर मीनिंग का है चीटेड से, दैट इज अनफेथफुल। चीटेड मतलब धोखा देना, अनफेथफुल का भी मतलब धोखा देना। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होगा तो दे कैन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द सिमिलर वर्ड फॉर सफरिंग? वर्ड है आपका सफरिंग, और इससे सिमिलर कौन सा वर्ड होगा? ऑप्शन ए हार्डशिप, ऑप्शन बी डिस्ट्रेसिंग, ऑप्शन सी हर्टिंग, ऑप्शन डी एक्सपीरियंसिंग एंड ऑप्शन ई ट्रबल।
Okay, I am getting answers from a lot of students. तो जितने भी स्टूडेंट आंसर करना चाहते हैं दे कैन आंसर मी. I'm still waiting for the answers. Only 3 students are answering repeatedly. सबके बार बार बताया है कि आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव होना है क्लास में. ओके, तो बेसिकली जिन स्टूडेंट ने आंसर किया है उनके लिए मैं आंसर बता दूं. यहाँ पर हार्डशिप का मतलब, सफरिंग का मतलब होता है बर्दाश्त करना. ठीक है, सफरिंग का मतलब कुछ भी आप सह रहे हो तो उसे आप सफरिंग में लेके आते हैं. ठीक है, सफरिंग का मतलब आप कुछ सह रहे हो. हार्डशिप का मतलब होता है कोई कठिनाई जो आपको यहाँ पर मिल रही है. ठीक है, डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है कि परेशानी. ठीक है, आप किसी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं. हर्टिंग का मतलब होता है आपको हर्ट हो रहा है, यानी कि आपको बुरा लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है किसी भी चीज से. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसिंग, मतलब एक्सपीरियंस करना, यानी कि कुछ भी आपने जो भी किया उसका एक्सपीरियंस का हो जाएगा. मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सपीरियंस का मतलब हो जाएगा दैट इज योर, कुछ भी एक्सपीरियंस करना. ठीक है, मतलब कुछ भी आपने करके देखा. ठीक है. ट्रबल का मतलब परेशानी. ठीक है, खुद परेशानी, परेशान होना नहीं, परेशानी जो है होती है उसको ट्रबल कहते हैं. तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सिमिलर मीनिंग वर्ड सफरिंग का है दैट इज डिस्ट्रेसिंग. ठीक है, जो यहाँ पर सबसे सिमिलर वर्ड है जो कि सफरिंग का मीनिंग कन्वे कर सकता है दैट इज डिस्ट्रेसिंग. ठीक है, anyone who is having any doubt they can answer me. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 21. बेस्ट का ऑपोजिट मीनिंग खोजना है. ये जो वर्ड है इसका ऑपोजिट मीनिंग, पहला डैमेज्ड, बी ऑप्शन इंफीरियर, सी स्पॉइल्ड, डी डिटेक्टिव, ई चीप. बेस्ट का ऑपोजिट खोजना है आपको. अगेन आई हैव 3 आंसर्स, पर अभी कुछ अलग बच्चों ने आंसर किया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ और बच्चे आंसर कर रहे हैं. All right. So let me see how many students have answered. 5 students have answered. 5 students ने क्या क्या आंसर किया है यहाँ पर. एक, दो, तीन, चार. Okay. Anyone else who would like to answer before I tell the answer? यहाँ पे opposite meaning ढूंढना है, same meaning नहीं. ध्यान रखिए. Best का मतलब होता है सबसे अच्छा. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है. ए का मतलब हुआ डैमेज. डैमेज का मतलब होता है जिसमें कुछ भी तोड़ फोड़ किया हुआ हो या फिर कुछ भी खराब हो रखा हो उसे आप डैमेज कहेंगे. इन्फीरियर यानी कि जिसकी क्वालिटी जो है वो खराब रहती है. ठीक है, इन्फीरियर हमेशा यूज होगा जब आप किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. इंसान हो चाहे कोई
ऑब्जेक्ट है जिसका क्वालिटी एक मेंशन हो रहा है और उस क्वालिटी को खराब बताया जा रहा है, यानी कि इंफीरियर मतलब बुरा बताया जा रहा है, किसी से कंपेयर करके बुरा बताया जा रहा है, तब यहाँ पर इंफीरियर वर्ड यूज होता है। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक है। डिफेक्टिव का मतलब होता है कि अगेन उसमें कोई डैमेजेस ना, ठीक है, तो उसको आप डिफेक्टिव कहेंगे। चीप यानी कि सस्ता, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर सिमिलर मीनिंग वर्ड जो कन्वे हो रहा है, सॉरी ऑपोजिट मीनिंग वर्ड जो कन्वे हो रहा है बेस्ट का, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो सबसे खराब तो नहीं, लेकिन इनफीरियर जो वर्ड है दैट इज कन्वेइंग सिमिलर ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। बेस्ट का सबसे पूरा ऑपोजिट अगर होगा तो वो होगा वर्स्ट, और वर्स्ट का सिमिलर मीनिंग होता है इंफीरियर से। तो यहाँ पर इंफीरियर आपका सही आंसर, ठीक है। डैमेज, डिफेक्टिव, स्पॉइल्ड या चीप ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको आप कंपेयर करके बता सकते हो कि वो इंफीरियर है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो इंफीरियर है, जो भी पर्सन है वो इंफीरियर है। डैमेज है इसीलिए इंफीरियर है, स्पॉइल्ड है इसीलिए इंफीरियर है, डिफेक्टिव है इसीलिए इंफीरियर है, चीप है इसीलिए इंफीरियर है। तो इंफीरियर आपका कंपेरेटिव क्वालिटी हो गया, कंपेरेटिव वर्ड हो गया। बेस्ट आपका कंपेरेटिव सुपरलेटिव कंपैरिजन में यूज होता है। तो यहाँ पर बस इतना ही डिफरेंस है कि ये ऑपोजिट है, प्लस ये बेस्ट वर्ड जो है ये आपका सुपरलेटिव कंपैरिजन में यूज होता है, जो सबसे एक्सट्रीम कंपैरिजन होता है। इंफीरियर आपका यूज होता है जब नॉर्मल कंपैरिजन आप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आपको अनयूज्ड का ऑपोजिट मीनिंग वर्ड खोजना है। ऑप्शन ए accustomed, ऑप्शन बी routine, ऑप्शन सी often, ऑप्शन डी normal एंड ऑप्शन ई repeated। और अनयूज्ड आपका वर्ड है जिसका ऑपोजिट मीनिंग आपको खोजना है। Anyone else who would like to answer? I have three answers. Anyone else who would like to answer, or before I tell the answer here? Okay, let me explain now. If you want to answer while I'm explaining, you can answer, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनयूज का मतलब क्या होता है? अनयूज का मतलब जो चीज आपने यूज नहीं की है, ठीक है, उसे आप अनयूज कहते हैं। या फिर आप जो चीज कभी नहीं करते, ठीक है, मान लीजिए कि आपको आदत नहीं है बाहर घूमने जाने की और आप बाहर घूमने गए हैं, तो वो अनयूज है आप उस चीज से, ठीक है। आपको आदत नहीं है बाहर घूमने जाने की। तो ऑप्शन ए है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब आपका हैबिट बन जाना, ठीक है, कि आपकी वो हैबिट है या अकस्टम आप हो गए हैं उस चीज से, ठीक है, कि आपकी हैबिट है कि आप रात में 8 बजे ही डिनर करते हैं, उसके बाद आप वॉक पे जाते हैं। तो यू आर अकस्टम टू हैविंग डिनर एट 8, ठीक है। रूटीन का मतलब एक पूरा रूटीन है आपका, ये रूटीन फॉलो करना है आपको, पूरा एक टाइम टेबल है आपका जिसमें आपको टाइमली आपने सारे काम डिवाइड कर दिए गए हैं और यही टाइमली आप सारे काम फॉलो अप करेंगे। ऑप्शन सी मतलब ऑफन। ऑफन का मतलब होता है बार बार कोई भी चीज करना, ठीक है।
मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि रेगुलर इंटरवल पे हो, ठीक है, लेकिन आप वो काम बार बार कर रहे हैं। नॉर्मल का मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल मतलब आराम से वही चीज जो होते आ रहा है। रिपीटेड का मतलब होता है बार बार करना। रिपीटेड और ऑफन का मतलब डिफरेंस यही है, सिमिलर मीनिंग है, डिफरेंस यही है। रिपीटेड तब होता है जब आप स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन आपके पास कोई हल्का फुल्का आइडिया होता है कि कब रिपीट किया जाए। ऑफन का मतलब कोई भी आइडिया नहीं है, कभी भी जब मन से आपने वो काम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो मीनिंग, सबसे जो आसान वर्ड है या फिर सबसे ज्यादा वर्ड जो बिल्कुल ऑपोजिट है अनयूज के, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। अनयूज मतलब आपको आदत नहीं है कोई चीज करने की। नॉर्मल मतलब अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि आप बाहर जाने के आदी नहीं है, तो यू आर अनयूज टू गो आउटसाइड। नॉर्मल क्या हुआ कि इट इज नॉर्मल फॉर यू टू गो आउटसाइड, बिल्कुल ऑपोजिट यूज हो रहा है। अकस्टम का मतलब होता है कि आप आदत है, कि आपकी आदत है कोई चीज करने की, ठीक है। अकस्टम इज नॉट ऑपोजिट टू अनयूज्ड, ठीक है। योर अकस्टम जो होता है, अकस्टम आपका होता है कि एक आदत बन जाती है कि ये आदत है आपकी, लाइक यू आर अकस्टम टू डूइंग डिनर एट 8, ठीक है। तो वो आपके लिए नॉर्मल है। एग्जैक्ट ऑपोजिट जो होगा अनयूज का, वो नॉर्मल वर्ड होगा। अकस्टम, हालांकि नॉर्मल और अकस्टम जो है वो सिमिलर मीनिंग वर्ड है, लेकिन सेम नहीं है। अकस्टम आर यूज्ड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एंड नॉर्मल इज यूज्ड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अलग अलग चीजों के लिए आप जो अकस्टम है और नॉर्मल यूज करते हैं। तो यहाँ पर अनयूज का मतलब हुआ कि आप वहाँ पर, अनयूज का मतलब ये भी होता है ना कि आपने यूज नहीं किया है, ठीक है। देयर इज एन अनयूज्ड बॉटल, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यूज करते हो, लेकिन वहां पर आप अकस्टम नहीं लगा सकते हो। ऑपोजिट में आप नॉर्मल लगा सकते हो। देयर नॉर्मल बॉटल ऑफ शैम्पू ऑफ बॉटल हेयर, बॉटल ऑफ शैम्पू हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल आपका वो वर्ड है जो कि यहाँ पर ऑपोजिट रहेगा उसके, ठीक है। एनी मोर डाउट? If there is any more specific doubt, then you can tell me. Otherwise, let's end this class here. इतने ही questions थे हमारे. If you want, I can give you more questions for next class, but let's do the questions in the class itself. ठीक है, क्लास में ही सारे questions तो ज़्यादा better है. Plus, नेक्स्ट आपका मैंने जो कहा था कि नेक्स्ट डे आपको प्रेजेंट करना है वो स्पीच, जिसका टॉपिक मैंने आपको दिया है. टॉपिक है आपका, लेट मी राइट दिस डाउन हियर सो दैट नोबडी इज हैविंग एनी इश्यूज कंफ्यूजन. स्पीच का नेक्स्ट स्पीच का टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी दिया था. एक स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका है, बाकी स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट प्रेजेंट कर चुका है उसे भी अलाउंस है कि वो अगर चाहता है थोड़ा इम्प्रोवाइज करके दोबारा प्रेजेंट करना तो प्रेजेंट कर सकता है. तो दिस इज योर स्पीच टॉपिक, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन. ये मैंने टॉपिक पहले भी दिया था आपको, ठीक है. प्रतीक के अलावा और किसी ने प्रेजेंट नहीं किया है. प्रतीक इफ यू लाइक यू कैन चेंज द, लाइक आप अपना कंटेंट चेंज करके आप दोबारा प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप दूसरा टॉपिक खुद से लेकर प्रेजेंटेशन दे सकते हो. लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट को पहले इस टॉपिक को प्रेजेंटेशन यानी कि स्पीच प्रेजेंट करना है मुझे. नेक्स्ट क्लास मुझे कोई मैम एक्सक्यूज मैंने दोबारा भी दे दिया था ना. नहीं, टेलीविजन वायलेंस से आपने एक बार दे चुके हैं, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. वो पहला तो आपका एमआरक्यू वाला था ना, ये वाला टॉपिक मैंने खुद दिया था, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन का, उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एमआरक्यू का स्पीच प्रेजेंट कर चुके थे. तो यहाँ पर ये टॉपिक मैंने आपको दिया था. तो इफ यू लाइक यू कैन इम्प्रूव दिस स्पीच. आपने जो लिखा था, आपने जो बोला था उसको इम्प्रूव करके दोबारा प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप खुद से कोई टॉपिक चूज करके कोई भी टॉपिक आप खुद से चूज करिएगा. इट शुड बी जस्ट अंडर द डेकोरम ऑफ क्लास, ठीक है. क्लास के डेकोरम के अंदर रहना चाहिए. आप कोई भी टॉपिक खुद से चूज करके प्रेजेंट कर सकते हैं. यू कैन चूज अबाउट योर goals, about future goals, about your current short-term goals. इस टाइप के So क्वेश्चन ma'am, academic is there any time limit for that? टाइम
मैक्सिमम 1 मिनट से मैक्सिमम टू 4 मिनट, 1 मिनट से 4 मिनट के बीच का आप रखिए। 4 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा नहीं वो नहीं मैम, वो नहीं मैम, कब तक मुझे प्रेजेंट करना है ये? प्रेजेंट कोशिश करिएगा कि आज या क्या, आज थर्सडे हो गया, एटलीस्ट सैटरडे टू मंडे तक आप लोग प्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे को नहीं दे रही हूँ मैं, फ्राइडे को इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि एक दिन में शायद हो सकता है कि नहीं तैयार कर पाए, लेकिन सैटरडे मंडे तक आप लोग को प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। ओके मैम। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके लिए यही टॉपिक है, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। इसी टॉपिक पे आपको स्पीच तैयार करना है। कोशिश करिएगा कि इंफॉर्मेटिव ना हो जाए ज़्यादा, मतलब आप गूगल से पूरा इंफॉर्मेशन छाप के अगर लिख दो और यहाँ पर आके बोल दो, वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। 35% से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपका गूगल से नहीं रहना चाहिए आपकी स्पीच में। रेस्ट ऑफ द स्पीच शुड कंटेन योर ओन कंक्लूजन, मतलब आपको खुद से कंक्लूजन निकालना है कि टेलीविजन वायलेंस से किस किस पर्सन पे क्या असर करता है, बच्चों पे क्या असर करता है, इसको कैसे आप रोक सकते हैं, अगर रोकना चाहिए तो क्या क्या मतलब क्या क्या सोल्यूशन आप दे सकते हैं रोकने के लिए, अगर नहीं रोकना चाहिए तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि टेलीविजन वायलेंस से बच्चों के मन में नेगेटिविटी क्रिएट होती है, उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग को मैं बता दूंगी, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है स्पीच से रिलेटेड तो नेक्स्ट क्लास आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आई हैव टेकन द अटेंडेंस, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, एंड लेट्स एंड दिस क्लास, ओके।